नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक भिंडर नाम का शहर पड़ता है और इसी भिंडर शहर में एक शिव कॉलोनी पड़ती है और इसी शिव कॉलोनी के 31/156 मकान नंबर में रहने वाली रूबी देवी जो कि सरकारी विद्यालय के अंदर एक स्कूल महिला टीचर होती है। ये महिला टीचर देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर भी होती है, लेकिन खूबसूरत और सुंदर होने के साथ-साथ ये महिला मेहनती और सुशील भी होती है। रूबी देवी के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम सचिन होता है। सचिन जो कि मात्र 9 से 10 साल की उम्र का लड़का होता है। ये महिला टीचर अपने बेटे सचिन को लेकर हर रोज़ सुबह के 8 बजे के आस-पास अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। शाम के करीब 4-5 बजे के आस-पास अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। अब इसके परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम सरोज देवी होता है। सरोज देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह अक्सर बीमार ही रहा करती थी। अब इसके बाद इसके परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये महिला टीचर रूबी देवी काफ़ी परेशान और उदास रहती थी, क्योंकि इसकी परेशानी और उदासी का सिर्फ़ एक ही कारण होता है। इसके पति दिनेश कुमार ने इसको 3 साल पहले तलाक दे दिया था और तलाक की वजह होती है कि इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से दिनेश ने इसको तलाक दे दिया था और तलाक होने के बाद ये महिला काफ़ी परेशान रहने लग जाती है, काफ़ी उदास रहने लग जाती है। यहाँ तक कि अपने आप को अकेला भी महसूस करने लग जाती है। लेकिन यहाँ तक परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब ये महिला टीचर हर रोज़ जैसे स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, पढ़ाने के बाद अपने घर पर आकर अपने घर के काम-काज किया करती थी, तो काफ़ी थक जाया करती थी। रूबी देवी अब सोचने लग जाती है कि घर के काम-काज के लिए और अपनी माँ सरोज देवी की देखभाल के लिए कोई नौकर रख लेना चाहिए, ताकि वो घर के काम-काज ठीक तरीके से कर सके और उसकी माँ सरोज देवी की देखभाल भी कर सके। और इस तरह से रूबी देवी अब किसी नौकर की तलाश करना शुरू कर देती है। 4-5 दिन तक रूबी देवी नौकर की तलाश करती रहती है, लेकिन इसको नौकर कहीं भी नहीं मिलता है और इस तरह से अब ये महिला इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि थक-हार कर ये अपने घर पर ही बैठ जाती है। फिर भी ये है महिला लगातार प्रयास करती रहती है कि किसी न किसी दिन इसको अच्छा-सा ईमानदार सा नौकर मिल जाएगा। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन ये महिला नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर रूबी देवी के साथ 2 बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटने वाली थी, जिसके बारे में ना तो रूबी देवी जानती थी और ना ही रूबी देवी की माँ सरोज देवी जानती थी। और इस तरह से तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। अब रूबी देवी अपने घर के अंदर बैठी होती है, उसी समय रूबी देवी की एक पड़ोसन जिसका नाम सीमा देवी होता है, वो इसके घर पर आ जाती है। सीमा देवी एक विधवा महिला होती है, उसका चाल-चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। अब सीमा देवी अपनी इस पड़ोसन को कहने लग जाती है कि देखो, रूबी हमारे पड़ोस में कई चोरियाँ हो चुकी हैं और चोर घर में घुसते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं और फिर सारे गहने, जेवर और पैसे लूट कर यहाँ से ले जाते हैं। और तुम तो अपने परिवार में बिल्कुल अकेली रहती हो, तुम्हारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। रूबी देवी इन सारी बातों को लेकर और भी परेशान हो जाती है। रूबी देवी अब सीमा को कहने लग जाती है कि मैं तो कई दिनों से देख रही हूँ कि मुझे कोई नौकर मिल जाए, लेकिन घर के लिए नौकर नहीं मिलता है। सीमा कहने लगती है कि कोशिश करते रहो, तुम्हें कोई अच्छा-सा नौकर मिल सकता है। इसके बाद सीमा देवी अपनी इस पड़ोसन रूबी टीचर को कहने लग जाती है कि देखो, हमारे पड़ोस में एक नई कपड़े की दुकान खुली है और उस पर अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े मिलते हैं, बहुत ही अच्छे कपड़े बेचने वाला है। जैसे ही रूबी देवी अपनी इस पड़ोसन की बात को सुनती है, तो कहने लगती है कि मुझे भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। चलो उसकी दुकान पर चलते हैं। और इस तरह से शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। ये दोनों ही महिलाएँ उस कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर चली जाती हैं। जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करती है, तो वहाँ पर इस दुकान पर एक नौकर भी होता है और उस नौकर का नाम सुनिंदर होता है। लेकिन सुनिंदर एक ऐसा लड़का होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है, महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखा करता था। जो भी महिलाएँ इस दुकान पर कपड़ा खरीदने आया करती थी, उन सारी महिलाओं को सुनिंदर नौकर गंदी नज़र से देखा करता था। और जैसे ये दोनों महिलाएँ इस दुकान के अंदर प्रवेश करती है, तो उस नौकर सुलिंदर की नज़रें अब इन दोनों महिलाओं पर पड़ जाती हैं। सुलिंदर जैसे ही रूबी टीचर को देखता है, तो रूबी टीचर की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर सुलिंदर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत महिला कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है। सुलिंदर नौकर जैसे ही इन दोनों महिलाओं को देख रहा होता है, तो उसी समय सुलिंदर का मालिक कहने लगता है कि अपने काम में ध्यान दो और इस तरह से नौकर सुलिंदर कामकाज में व्यस्त हो जाता है। अब रूबी टीचर भी इस नौकर को देखकर अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्यों न इसी नौकर को मैं अपने घर पर नौकर रख लूँ, क्योंकि ये लड़का काफ़ी ईमानदार लगता है। लेकिन रूबी टीचर इसके बारे में ठीक तरीके से नहीं जानती थी।
अब रूबी टीचर इसके पास आती है और नौकर सुलिंदर को कहने लगती है कि हम दोनों को कुछ कपड़े खरीदने हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े दिखा दो। इसके बाद ये सुलिंदर नौकर बहुत ही अच्छे-अच्छे कपड़े इन दोनों महिलाओं को दिखा देता है। लेकिन सीमा देवी का दिल इस सुलिंदर नौकर पर अटक चुका होता है। सीमा विधवा महिला होती है, उसका चाल-चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। सीमा देवी इस लड़के सुलिंदर की तरफ लगातार देखती रहती है। अब ये जो सीमा देवी होती है अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस नौकर को तो किसी न किसी तरीके से अपने घर पर नौकरी दे देनी चाहिए, ताकि मैं इसके साथ अपना वक्त गुजार सकूं। अब इसके बाद सीमा देवी चुपचाप तरीके से इस रूबी टीचर को कहने लग जाती है कि जैसे तैसे करके इस नौकर को अपने कब्जे में कर लो और फिर इसको अपने घर पर नौकरी दे दो और अपने घर पर नौकर रख लो। यह लड़का काफ़ी ईमानदार और मेहनती लगता है। रूबी टीचर भी मान जाती है और इस तरह से अब रूबी टीचर उस लड़के सुलिंदर से बातचीत करना शुरू कर देती है। रूबी कहने लगती है कि तुम्हें दुकान पर कितना समय बीत चुका है? तभी सुलिंदर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब रूबी टीचर इसको कहने लगती है कि तुम्हें जितने पैसे यहाँ पर मिलते हैं उससे 3000 रुपये मैं तुम्हें फालतू दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। जैसे ही सुलिंदर इस बात को सुनता है तो तुरंत मान जाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर 12,000 रुपये नौकरी के मिलते हैं। इसके बाद रूबी टीचर उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से वहाँ पर मालिक आ जाता है। लेकिन जैसे ही मालिक वहाँ पर पहुँचता है तो सुलिंदर अपने कामकाज में फिर से व्यस्त हो जाता है। लेकिन रूबी टीचर और सीमा देवी दोनों ही कुछ कपड़े खरीदती है और कपड़े खरीदने के बाद रूबी टीचर इस लड़के सुलिंदर को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दे देती है और आते समय इसको कहती है कि कल सुबह मेरे घर पर आ जाना, फिर वो घर पर बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन सीमा देवी जो रूबी देवी की पड़ोसन होती है उसका दिलो दिमाग तो बस इस सुलिंदर नौकर पर टिक चुका होता है। सीमा देवी किसी न किसी तरीके से इस सुलिंदर नाम के लड़के को हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब जैसी सीमा और रूबी ये दोनों घर पर आ जाती हैं तो पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अब सुलिंदर नौकर सीधा ही रूबी टीचर के घर पर आता है और फिर इसके बाद रूबी टीचर के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही रूबी टीचर घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने सुलिंदर खड़ा होता है। इसके बाद रूबी टीचर इस सुलिंदर नाम के लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती है, लेकिन सुलिंदर नौकर अपनी इस होने वाली मालकिन को ऊपर से नीचे की तरफ लगातार देखता चला जाता है। लेकिन ये टीचर इसकी हरकतों को नहीं समझ पाती है और इसके बाद रूबी टीचर इसको घर के सारे कामकाज समझा देती है। कहती है कि तुम्हें घर के सारे कामकाज करने हैं और मेरी माँ सरोज देवी की देखभाल करनी है। और इस तरह से ये नौकर सुलिंदर अब इसके घर के अंदर कामकाज करना शुरू कर देता है। सुलिंदर हर रोज सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इस महिला टीचर रूबी देवी के घर पर आता था, घर के कामकाज किया करता था और शाम के समय वापस चला जाया करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद ये रूबी टीचर अब इस सुलिंदर नौकर को कहने लग जाती है कि देखो तुम काफ़ी ईमानदार लड़के हो, तुम ऐसा करो मेरे घर में कई कमरे हैं, तुम मेरे घर पर ही रहना शुरू कर दो, तुम्हें रात के समय अपने घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नौकर सुलिंदर भी यही बात चाहता था और इस तरह से अब नौकर सुलिंदर इस महिला रूबी देवी के घर पर ही एक कमरे में रहना शुरू कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 19 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रूबी देवी अपने घर से तैयार होकर अपने बेटे सचिन को लेकर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही 10-15 मिनट का वक्त गुजरता है तो उसी समय अब इस रूबी टीचर के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और इसके बाद सुलिंदर नौकर अपने घर का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही सुलिंदर घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने अब रूबी देवी की जो पड़ोसन सीमा देवी होती है वो खड़ी होती है और इस सीमा देवी को देखकर सुलिंदर नौकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला हमारे घर पर क्या करने आई है। तभी सीमा देवी इस नौकर सुलिंदर को कहने लगती है कि देखो आज तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी है और इस काम के लिए तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। और इस तरह से अब इस सुलिंदर नौकर को 500 रुपये का लालच आ जाता है। लेकिन नौकर नहीं जानता था कि ये जो महिला है सीमा देवी उसके साथ क्या करने वाली थी। और इस तरह से सुलिंदर अब इस महिला को कहने लगता है कि तुम अपने घर पर चली जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पर आता हूँ। इसके बाद सीमा देवी तुरंत अपने घर पर चली जाती है। जैसे ही 10-15 मिनट का वक्त गुजरता है तो सुलिंदर नौकर अब रूबी टीचर के घर से बाहर निकलता है और फिर सीमा देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सीमा देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है, नौकर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज सीमा देवी कुछ और करना चाहती थी। सीमा देवी तुरंत अपने इस सुलिंदर नौकर को कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें साफ सफाई करने के लिए अपने घर में नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तुम्हें 500 की बजाय 1000 रुपये देने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें आज मेरी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे ही सुलिंदर को ये बात कही जाती है तो सुलिंदर झट से मान जाता है, क्योंकि सुलिंदर तो यही चाहता था।
और इसके बाद जो सीमा देवी होती है तुरंत अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर उस सुलिंदर नौकर को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इन दोनों के बीच गलत तरीके से रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों ही मिलकर अपनी ही रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों के मन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो सीमा देवी इसको 1000 रुपये देती है और कहती है कि मुझे जल्दी से अपना फ़ोन नंबर दे दो। और इस तरह से अब ये सुलिंदर नौकर इस महिला सीमा देवी को अपना फ़ोन नंबर दे देता है और फिर इसके बाद ये महिला सीमा देवी इसको कहने लगती है कि जब भी मैं तुम्हारे पास फ़ोन कॉल करूँगी तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा। लेकिन सुलिंदर नौकर इससे भी 4 कदम आगे होता है। सुलिंदर नौकर कहने लगता है कि तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरे पास खाली वक़्त होता है उसी समय मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूँगा। और इस तरह से अब सुलिंदर नौकर और इस सीमा देवी का प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि यही सुलिंदर नौकर अब रूबी टीचर के साथ बहुत बड़े-बड़े 2 कांड करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 26 दिसंबर 2025 का दिन। बीते हुए कुछ दिनों के दौरान ये सुलिंदर नौकर हर रोज सीमा देवी के घर पर जाया करता था, उसके साथ वक्त गुजारा करता था, उससे कुछ पैसे लिया करता था और फिर रूबी देवी के घर पर आ जाया करता था। लेकिन पड़ोसियों से ये बात छुपने वाली नहीं होती है। जैसे कुछ पड़ोसियों को पता चलता है तो ये सारे पड़ोसी रूबी देवी के पास आते हैं और सारी बातों के बारे में बता देते हैं। अब जैसे सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रूबी देवी अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन आज रूबी देवी अपने इस नौकर सुलिंदर को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि सुलिंदर, आज के बाद तुम्हें सीमा देवी के घर पर नहीं जाना है। अगर तुम सीमा देवी के घर पर गए तो फिर मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि सीमा का चाल चलन मुझे अच्छे तरीके से पता है और तुम सीमा के घर पे क्यों जाते हो इस बात का भी मुझे अच्छे तरीके से पता है। अब नौकर के वहां पर तोते उड़ जाते हैं, नौकर घबरा जाता है। सुलिंदर उसी समय मालकिन से माफी मांगता है और रूबी टीचर को कहने लगता है कि मैडम, आज के बाद मैं उस सीमा देवी के घर पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर नौकर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है। ये महिला टीचर इसकी इन मगरमच्छ के आंसुओं को समझ तक नहीं पाती है। अब यही नौकर इस रूबी टीचर के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है। इसके बाद ये 2-4 बातें कहने के बाद रूबी टीचर अपने स्कूल के लिए तैयार होती है। अपने बेटे सचिन को लेकर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो सुलिंदर नौकर उसी समय रूबी टीचर के घर से बाहर निकलता है। पास के ही एक छोटे से बाजार में जाता है। वहां से रूबी देवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और डुप्लीकेट कमरे की चाबी बनवाने के बाद ये लड़का अब पास की ही एक मेडिकल शॉप पर जाता है। मेडिकल शॉप पर जाने के बाद 10 गुना ज़्यादा दाम देकर वहां से कुछ नींद की गोलियां भी खरीद ली जाती हैं और ये सारा सामान लेकर अब ये लड़का सुलिंदर सीधे ही रूबी देवी के घर पर आ जाता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो दूसरी तरफ जो रूबी टीचर होती है वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने घर पर आ चुकी होती है। और इसके बाद जैसे ही शाम के 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रूबी टीचर अपने नौकर सुलिंदर को कहती है कि सुलिंदर, आज रात का खाना अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि तुम पिछले दिनों से कुछ ठीक तरीके से खाना नहीं बना रहे हो। तभी नौकर सुलिंदर कहने लगता है कि मैडम, आज मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाला हूँ। और इस तरह से सुलिंदर अब रात के खाने की तैयारी में जुट जाता है। सुलिंदर खाना तैयार करता है। खाना तैयार करने के बाद अब इस पूरे परिवार के सदस्यों के लिए जो खाना तैयार करता है उस खाने के अंदर नींद की कुछ दवाइयाँ मिला देता है, लेकिन अपने खाने में नींद की दवाइयाँ नहीं मिलाता है। और इस तरह से करीब रात के 9 बजे के आसपास रूबी टीचर का पूरा परिवार खाना खाता है और खाना खाने के बाद ये सारे सदस्य अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं और रूबी टीचर अपने कमरे का अंदर से दरवाज़ा तक बंद करती है और फिर थोड़ी देर के बाद ही परिवार के सारे सदस्यों को गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद परिवार के तीनों सदस्य बेहोश हो चुके होते हैं और जैसी रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुलिंदर नौकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। डुप्लीकेट चाबी से अब रूबी टीचर का जो कमरे का दरवाज़ा होता है वो खोला जाता है और दरवाज़ा खोलने के बाद ये नौकर सुलिंदर अब रूबी टीचर के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। देखता है कि रूबी टीचर बेहोश हालत में पड़ी होती है और इसके बाद ये सुलिंदर नौकर इस महिला टीचर रूबी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। आज ये नौकर सुलिंदर इस महिला टीचर रूबी के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, जब तक इसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे ही सुलिंदर नौकर इस गलत काम को अंजाम दे रहा होता है तो रूबी टीचर को पता तक नहीं चलता है, क्योंकि वो बेहोश की हालत में पड़ी होती है
और जैसे ही इस नौकर सुलिंदर का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो सुलिंदर नौकर इस घर से चुपके से बाहर निकलता है, कमरे का दरवाजा फिर से डुप्लीकेट चाबी से बंद करता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय रूबी टीचर की आंखें खुलती है। रूबी टीचर को इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ कुछ न कुछ रात जरूर गलत हुआ है। लेकिन अब रूबी टीचर इस बात को भी सोचने लग जाती है कि इस कमरे के अंदर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद रहता है। कुछ देर तक तो ये महिला इस बात को महसूस करती है, लेकिन फिर थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद बात आई गई हो जाती है, इसके दिमाग से ये बात निकल जाती है। लेकिन आगे आगे चलकर इस महिला टीचर रूबी के साथ क्या होने वाला था, इस बात के बारे में रूबी टीचर जरा सा भी नहीं जानती थी। इसके बाद ये महिला टीचर स्कूल के लिए तैयार होती है, अपने बेटे सचिन को भी तैयार करती है और आज के समय में भी ये महिला टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। जैसे ही रूबी टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है तो करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब लड़का सुलिंदर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरे एक दोस्त प्रमोद भी है, क्यों ना मैं उसको भी यहीं पर बुला लूं। और इसके बाद तुरंत ये लड़का सुलिंदर कुमार अपने दोस्त प्रमोद के पास फोन कॉल करता है। प्रमोद को कहता है कि आज मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, तुमसे मिलना है। इसके बाद प्रमोद कहता है कि तुम मेरे पास ही आ जाओ। और फिर इसके बाद ये लड़का सुलिंदर कुमार अपने दोस्त प्रमोद के पास चला जाता है। प्रमोद और सुलिंदर ये दोनों एक स्थान पर बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन प्रमोद कुमार कुछ इस तरह का नशा करने का आदी होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। प्रमोद अब सुलिंदर को कहने लगता है कि देखो, कुछ नशा करने का मैं सामान लेकर आया हूँ। और इस तरह से अब प्रमोद और सुलिंदर दोनों बैठकर वहां पर नशा करने लग जाते हैं। जब दोनों को थोड़ा नशा हो जाता है तो सुलिंदर नौकर अब अपने दोस्त प्रमोद को कहने लग जाता है कि देखो, आजकल मैं अपने दो महिलाओं के साथ वक्त गुजारता हूँ। एक तो मेरी जो मालकिन है वो स्कूल टीचर है, मैं उसके साथ भी वक्त गुजारता हूँ। और एक उसकी पड़ोसन है जिसका नाम सीमा देवी है, मैं उसके साथ भी वक्त गुजारता हूँ। जैसे ये बातें प्रमोद को कही जाती है तो प्रमोद कहने लगता है कि देखो, मुझे भी इन महिलाओं के साथ अपना वक्त गुजारना है। सुलिंदर कहने लगता है कि अगर तुम्हें वक्त गुजारना है तो मैं महिला टीचर रूबी देवी के घर के कमरे में ही रहता हूँ और तुम मेरे साथ चलो, 2-4 दिन वहां पर मेरे साथ रुक जाना और फिर तुम्हारा भी काम हो सकता है। और इस तरह से अब सुलिंदर अपने दोस्त प्रमोद को लेकर अब रूबी टीचर के घर पर आ जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के समय रूबी टीचर भी अपने घर पर आ जाती है। रूबी टीचर जैसे ही दूसरे लड़के प्रमोद को देखती है तो इस लड़के सुलिंदर को पूछने लग जाती है कि ये दूसरा लड़का कौन है। तभी सुलिंदर कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त है, 2-4 दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आया है। जो महिला टीचर रूबी होती है उसको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होती है कि ये दूसरा लड़का प्रमोद यहाँ पर किस मकसद से आया था। देखते देखते रात हो जाती है। रात के समय महिला टीचर रूबी देवी अब अपने इस नौकर सुलिंदर को कहती है कि हमारे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो। और फिर इसके बाद सुलिंदर नौकर पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करता है। लेकिन आज सुलिंदर नौकर इस खाने के अंदर नींद की बहुत ज्यादा गोलियां मिलाता है और नींद की दवाइयां मिलाने के बाद खाना तैयार कर दिया जाता है। लेकिन ये नौकर सुलिंदर कुमार अपने खाने में और अपने दोस्त प्रमोद के खाने में नींद की दवाइयां नहीं मिलाता है। इसके बाद रूबी देवी का पूरा परिवार मिल बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रात के करीब 9:30 बजे के आसपास महिला टीचर रूबी देवी अपने बेटे सचिन को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ जो रूबी की माँ सरोज देवी होती है वो अपने कमरे में हमेशा चारपाई पर लेटी रहती थी। वह भी आराम से लेट चुकी होती है। और जैसे ही रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो देखते ही देखते रूबी महिला टीचर बेहोश हो जाती है, उसका बेटा सचिन भी बेहोश हो जाता है। करीब रात के 11 बजे के आसपास इसके बाद सुलिंदर नौकर अपने दोस्त प्रमोद को कहने लगता है कि देखो, इस समय तक रूबी टीचर सो चुकी होगी, चलो उसके कमरे में चलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों ही लड़के इस कमरे से बाहर निकलते हैं। डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा अंदर से खोल लिया जाता है। और फिर इसके बाद जो नौकर सुलिंदर होता है और साथ में प्रमोद, ये दोनों रूबी टीचर के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कमरे का दरवाजा फिर से अंदर से बंद करते हैं और फिर इस महिला टीचर रूबी के साथ गलत तरीके से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों लड़के तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों के मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। दोनों लड़के जैसे इस गलत काम को कर रहे होते हैं तो महिला टीचर रूबी को पता तक नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे इन दोनों लड़कों का ये काम खत्म हो जाता है तो प्रमोद कहने लगता है कि चलो कमरे से बाहर चलते हैं। और इसके बाद सुलिंदर और प्रमोद दोनों ही इस कमरे से बाहर निकलते हैं। फिर से डुप्लीकेट चाबी के द्वारा दरवाजा बंद कर दिया जाता है और इस तरह से अब ये दोनों लड़के अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। जैसे पूरी रात गुजर जाती है और सुबह के समय इस महिला टीचर रूबी की आंखें खुलती हैं तो रूबी की आज तबीयत कुछ खराब होती है। उसके शरीर पर जगह जगह कुछ निशान भी बने होते हैं और उन निशानों को देखकर ये टीचर रूबी देवी काफी डर जाती है।
रूबी अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिर उसके साथ बीते हुए कुछ दिनों से क्या हो रहा है। रूबी देवी को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि उसका नौकर और उसका दोस्त रात के समय कमरे में भी आए थे। आज ये रूबी टीचर इसी बात को हमेशा सोचने में लगी रहती है। आज ये अपने स्कूल में भी पढ़ाने तक नहीं जाती है। देखते ही देखते करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। रूबी जैसी आज अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाती है, तो रूबी की माँ सरोज देवी अपनी बेटी रूबी को कहने लगती है कि बेटी तुम आज स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं गई हो। इसके बाद रूबी अपनी माँ सरोज देवी को कहने लगती है कि माँ, हर रोज रात के समय मेरे साथ गलत काम होता है। सरोज सारी बातें पूछने लग जाती है। इसके बाद रूबी अपने शरीर पर पड़े हुए निशान भी दिखाती है और कहती है कि रात के समय मेरे कमरे में कोई आता है। सरोज देवी कहने लगती है कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, तुम्हारे कमरे में कौन आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन रूबी मानने को तैयार नहीं होती है। रूबी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ऐसा तो उसके साथ हर रोज तीसरी चौथी रात होता रहता है। क्यों ना आज इस बात के बारे में पता कर लिया जाए कि उसके साथ ऐसा आखिर होता क्यों है। अब इसके बाद ये महिला रूबी अपनी माँ सरोज को कहने लगती है कि माँ, मैं अभी 1 घंटे में वापस आती हूँ। और इसके बाद जो रूबी टीचर होती है वो अपने घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वह पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एक पुलिस दरोगा जिसका नाम रमेश पवार होता है उससे मिलती है। रमेश पवार को कहने लगती है कि मेरे घर के अंदर मेरे साथ हर रोज तीसरी चौथी रात गलत काम होता है। इसके बाद रमेश पवार पूछने लगता है कि देखो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तभी ये महिला टीचर रूबी बताती है कि मेरे परिवार के अंदर मेरी माँ है, मेरा बेटा है और हमारा नौकर रहता है। और आजकल मेरे नौकर के पास एक उसका दोस्त भी आया हुआ है। रमेश पवार तभी बात को भांप जाता है और कहने लगता है कि जरूर तुम्हारे नौकर ही तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम करते हैं। लेकिन रूबी टीचर इस पुलिस दरोगा को बताती है कि देखो मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहता है, तो फिर इसके बाद मेरा नौकर मेरे कमरे में कैसे आ सकता है। रमेश पवार कहने लगता है कि अभी के अभी मैं तुम्हारे घर पर जाता हूँ और दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। इसके बाद ये पुलिस दरोगा अपनी पुलिस टीम को लेकर सीधे ही रूबी देवी के घर पर आता है। इसके बाद पुलिस दरोगा इन दोनों नौकरों को गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद सुलिंदर और प्रमोद दोनों की जमकर वहां पर पिटाई की जाती है। जैसे इन दोनों नौकरों की जमकर पिटाई की जाती है तो इसके बाद सुलिंदर अपना जुर्म कबूल करते हुए कहने लगता है कि मैं पूरी कहानी को तुम्हें सुनाता हूँ। और इस तरह से सुलिंदर अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस दरोगा को बताता है कि मैंने एक डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है और उस डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से मैं रूबी टीचर के कमरे का दरवाजा खोलता था और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद रूबी टीचर के साथ वक्त गुजारता था। अब जैसी ये बातें इस पुलिस दरोगा को पता चलती है तो फिर प्रमोद भी अपनी पूरी कहानी को सुनाता है। और जैसे ही दोनों लड़के अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं तो इसके बाद पुलिस दरोगा रमेश पवार इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेता है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार सुलिंदर कुमार और इस लड़के प्रमोद को क्या सजा सुनाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।